आज से हम लोग जो है 2025-20 सेट हम लोग कर रहे थे। इसका जो है आज से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है टोटल क्वेश्चन इसमें जो है साल टाइप में क्वेश्चन जो है 30 हैं, और 30 में से हम लोग को करना होता है 15, जो कि 2 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 30 बनाएंगे ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन क्या हो सके, यहाँ पे कवर हो सके। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर होने से, जैसे कि इसके पहले आप लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, तो रिवीजन रिवीजन जो है प्लेलिस्ट के रूप में भी है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन में क्या है कि हर एक जो नोट्स है आपका, नोट्स का पूरा जितना कॉन्सेप्ट है और प्लस में फार्मूला है, सब एक साथ में क्या किया गया है, रिवाइज करवाया गया है। तो एक एक करके क्वेश्चन बताते जाएंगे, और उसके बाद जो है जो नोट्स आप लोग का है रिवीजन, उसमें आप लोग मिलाते जाइएगा। हम केवल बताते जाएंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। देखिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, अंतः विभाजन का सूत्र पढ़े थे। अंतः विभाजन का सूत्र क्या पढ़े थे कि अगर अंतः विभाजन होता है तो 2 पॉइंट दिया है, -1, 7, 4, 3, -1, 7 और दूसरा है 4, 3, और दोनों को कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। तो हम लोग इसको नाम दिए थे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको m और इसको n। तो कि x क्या होता था, या अगर निर्देशांक ऐसा पूछता था बीच वाला, तो हमेशा हम लोग बीच वाले निर्देशांक को कैसे लिखते थे, चाहे ऐसे करके लिखते थे या फिर जो है x बराबर लिखते थे, यम का इसका गुणा करते थे इस वाले में और इसका इस वाले में बटे में टोटल। तो यम एक्स टू का मतलब x बराबर होता था यम एक्स टू, यम का मान 2, x2 का मान में 4, और प्लस एन का मान कितना है 3, x1 का मान -1 बटे में m प्लस एन। तो कितना हो जाएगा 8 - 3 और बटे में 5, 5/5 कितना आ गया 1। ऐसे ही y निकालेंगे, यम एम का मतलब 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 7 और बटे में कितना, बटे में 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 2×3 = 6 और प्लस में 21 और बटे में 5। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, 7, कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, 4, -3 है, यहाँ देखो 4, -3 तो हो जाएगा 2×3 = 6, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा -6, 21 तो आ जाएगा 15/5, कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है अपने पास निर्देशांक कितना आ गया, x का मान 1 और y का मान 3, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा 1, 3। अगर ऐसा पूछेगा तब। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग तरीका बता चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2, फिर क्या, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 3 -1, मतलब 1 2 3 क्या चलता है, 1 2 और 3 ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सर्कल में। तो y2 और y3 माइनस y1 और प्लस में x3 और y1 माइनस में क्या y2। हम बताए थे कि ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या डेल होता है, और यह 0 के बराबर तब होता है जब तीनों बिंदु सदैक होते हैं। तो एक एक करके हम लोग केवल पॉइंट रखते जाएंगे। तो जैसे अगर इसमें देखेंगे तो पहला पॉइंट दिया कितना, -5, -1, 3, -5, -5, -1, और उसके बाद जो है 3, -5 और 5, 2, 3, -5 और कितना था 5, 2। तो देखिए 1/2 x1 का जगह पे रखेंगे -5, और इसके बाद क्या y2 - y3, y2 -5 y3, ये वाला x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है और क्या है y3 है। तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7 प्लस x2 का मान 3, फिर y3 - y1, दो में से माइनस माइनस वन, तो 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x3 y1 - y2 -1 और माइनस माइनस +5 कितना हो जाएगा 4। अब निकालेंगे तो बन जाएगा 1/2 इंटू में 35 और प्लस में 9 और प्लस में 20, तो कितना आ गया बराबर 1/2 इंटू में 35 10 45 44 और 20 64, तो कितना आ गया 32 वर्ग इकाई। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड वाला। और इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है
कि जो है किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया बताएं कितना होता है 6a²। तो अगर दिया है और घन का विकर्ण क्या होता है a√3, किसके दिया है 9√3 के बराबर, तो √3 से √3 कैंसिल, ए का मान 9, तो टी से निकालना है तो 6 इंटू में 9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 इंटू में 81 तो हो जाएगा 6 और उसके बाद जो है 48 तो कितना हो जाएगा इतना, हाँ सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद दिया है कि टेन थीटा 5/12 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, देखिए ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। टेन थीटा 5/12 है तब साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का मान, देखिए ऐसा भी पूछ सकता है और ऐसा भी दे सकता है कि यदि जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा और सबका मान पूछ लेगा साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक सबका, तो अगर ऐसा दिया है तो पहला तरीका सिंपल सा तरीका है, अपने को पता है कि बनाएंगे एक थीटा दिया है तो कोई मतलब नहीं है तो इसको थीटा मानेंगे, इसके सामने में क्या होता है लंब, दूसरा वाला आधार, ये वाला कर्ण, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एल ए एल बाई के ए से क्या होता है टेन क्या होता है एल बाई ए, तो एल का मान कितना दिया है 5, ए का मान 12, पाइथागोरस लगाएंगे तो के का मान आ जाएगा 13, ठीक है। और साइन थीटा जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है एल बाई के, तो साइन थीटा का मान एल बाई में के तो कितना हो जाएगा 5/13 प्लस कॉस थीटा का मान ए बाई के तो कितना हो जाएगा 12/13, तो हो गया 12×5 17/13, ठीक है। कुछ भी पूछेगा इससे मान हम लोग का निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जो है ये साइन 3a बराबर, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। साइन 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26, देखिए साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 तो और 3a न्यून कोण है तो a का मान होगा, a का मान अगर पूछा है, देखिए एक बात बताइए हम पढ़ाए हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन थीटा जो होता है वह कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, इतना बात समझ में आ रहा है। एक बात बताइए साइन थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, और देखिए यहाँ पे दिया है साइन 3, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 और इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं कॉस ए माइनस 26, कॉस से का कैंसिल तो बन जाएगा 90 माइनस 3a बराबर में a माइनस 26, 3a को इधर ले आए 26 को इधर ले आए तो बन जाएगा, या फिर उल्टा ले आएंगे तो 4a बराबर क्या बन जाएगा 90 और 26 जोड़ेंगे 116, तो e का मान कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 36, तो e का मान कितना आ जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 50 है, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जो कि लैंग्वेज बेस्ड होता है। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 50 है, उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है। अगर कभी भी ऐसा दे तो पहले इसको मानिए, मान लीजिए अगर एक संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या y है, तो बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, मतलब y जो है ना वो 7/3 गुना है किसके x के। एक समीकरण अपने को मिल गया जहां y है वहां पे x का मान रखा जा सकता है, और दूसरा दे दिया है कि दोनों संख्याओं का योग 50 है तो y की जगह पे 7/3 x रख सकते हैं, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो बन जाएगा x प्लस 7/3 x बराबर में कितना 50। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 3 1 3 तो कितना आ जाएगा 10x, यहाँ पे 10x और डिवाइड बाई कितना 3 तो बराबर में कितना 50, 10 से काटेंगे तो 5 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। मतलब अगर एक संख्या 15 है और x का मान जब 15 आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे 7/3 और इंटू में 15 तो 5 तिया 15 या 3 5 15 तो 7 5 35, मतलब एक संख्या 35 है और दूसरी संख्या 15 है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी है और दीवार के साथ में कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का। देखिए मान लीजिए ऐसा कोई, ठीक है, कोई सीढ़ी है, सीढ़ी तो ऐसे ही लगाएंगे तो ये कितना 7 मीटर लंबी है, ठीक है, और दीवार के साथ में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे स्पर्श कर रही है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है h। हम लोग जानते हैं कि ये बात बताइए इसका मान 7 दिया है,
इसका मान एच है, यहाँ पे 30 है, तो अगर 30 के हिसाब से देखें तो ये एल बनेगा, ई बनेगा, के बनेगा। तो एल बाई के अपने को जरूरत है, मतलब जरूरत किसकी है, एच की, और अपने पास दिया है के, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो क्या लगाएंगे, साइन। तो साइन 30 डिग्री बराबर में क्या, एच बाई 7। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर एच, और बटे में 7। तो एच का मान कितना आ गया, 7/2, या कितना, 3.5 मीटर। ठीक है। इसके बाद यह है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बड़े भाग पर E एक बिंदु है। मतलब कोई एक समांतर चतुर्भुज है और A, B, C और D, इसकी भुजा जो AD है उसके बड़े भाग, सॉरी ऐसे लिखते हैं A, B, C और D, ठीक है। इसके AD के बड़े भाग बिंदु E हैं, ठीक है, और BE बड़े भाग E पर बिंदु है, और BECD को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब दो बराबर भागों में, नहीं, CD को F पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ABE, इसको देखिए ऐसे कुछ दिया है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जो है उसका नाम दे दिया है कि ए, बी, सी और डी। बोला इसको बढ़ाइए, आगे आगे बढ़ाए, कोई एक बिंदु मिला जिसका नाम वहां पे दिया है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम दिया है, बड़े भाग पर ई एक बिंदु है, और बी ई सी डी को एफ पर, मतलब यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ इसको प्रतिच्छेदित करती है। तब क्या दिया है, तब अपने को सिद्ध करना है ए बी ई और सी एफ बी, ए बी ई और क्या, सी एफ, ए बी ई और सी एफ बी समरूप होंगे। देखिए इसमें दिया है कि ए बी ई, ए बी और ई, और उसके बाद जो है सी एफ और बी, ये वाला दोनों क्या, समरूप। देखिए सबसे पहली बात है कि अपने को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप का मतलब क्या होता है कि या तो उसके जो है, समरूपता में कितने कंडीशंस हैं, दो हैं, एस सी एस, ए और एस एस ए, या इसी को ए, और उसके बाद क्या है, एस एस एस। तो एक बात बताइए, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में और छोटे वाले में, दोनों में देखेंगे, ठीक है, तो दोनों में हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है, या अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा है कि इधर वाला कोण एफ और इधर वाला कोण एफ, मतलब कोण सी एफ बी और कोण ई एफ टी बराबर है, क्योंकि हाँ सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, क्या कोण है, शीर्षाभिमुख। तो इसका मतलब दोनों कोण बराबर हैं, और दोनों कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी समरूप होंगे किसके, सी और एफ, सी एफ और बी के। ओके, अब देखिए इसके बाद यह है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछ चुका है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एक बात बताइए, ए बी सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और इसका कोण सी समकोण है। तो कोण सी समकोण होने का मतलब यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, ठीक है। और जब कोण सी समकोण है तो सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर में ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज अगर कभी होता है तो इसका विकर्ण जो होता है उसका स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर और प्लस में सी बी का स्क्वायर।
और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु है तो इसका मतलब AC क्या है, BC के बराबर है। तो AC BC जहाँ है वहाँ पे AC लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर बराबर में क्या 2AC स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC के स्क्वायर के बराबर। यही क्या है, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग कैसे आने हैं, पाइथागोरस से, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो यही है ना, एक कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए इसके बाद है कि ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज, पहले फिगर बनाते हैं। ए बी बराबर ए सी, कोई एक भुजा ए बी ए सी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, सी और बी, सी से बी की तरफ बढ़ा रहा है। सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है, ठीक है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। ए डी ए डी कोई एक नया बिंदु है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद ई सी एफ, ई सी क्वेश्चन सही है। दिया है ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई है, ठीक है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है, और ई एफ, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब ई और एफ ये कैसे यहाँ पे खींचा गया है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तब पूछ रहा है कि ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ये वाला, और दूसरा जो है ई सी एफ, ई सी और एफ ये वाला, ठीक है, ई सी एफ एक दूसरे के समरूप है। ये तो सिंपल क्वेश्चन। देखिए केवल फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिगर बनाने में क्या दिया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आया था, तो बोल रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, समकोण नहीं समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। बोल रहा है इसको हम बढ़ा रहे हैं और ले जा रहे हैं ई तक, ठीक है, और यहाँ से एक लंब खींच रहे हैं जिसका नाम डी है। फिर बोल रहा है यहाँ से अगर एक लंब खींचे ना यहाँ पे इस वाले पे, तो ये वाला एफ पे कट करेगा। तब पूछ रहा है कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के समरूप होगा, यही सिद्ध करना है। मतलब ट्रायंगल ए बी और डी समरूप होगा ट्रायंगल ई सी और एफ के। तो देखिए इसमें एक तो अपने को मिल रहा है पहले से ही, ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला भी क्या है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कोण ए डी बी बराबर कोण सी एफ और ई कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, या समकोण है, ठीक है। अगर अपने को एक कोण और मिल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि समरूपता 3 टाइप का, एस ए या ए और एस। तो अगर इसमें से एक और मिल जाए, अपने को एक कोण कोई और मिल जाए, एक बात देखिएगा थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा कि बोला है समद्विबाहु त्रिभुज, और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, मान लीजिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जो भुजा बराबर होती है उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण बी कोण सी के भी बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले त्रिभुज का कोण बी और इस वाले त्रिभुज का कोण सी, तो कोण भी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ए बी डी, ठीक है, कोण किसके, ए बी डी त्रिभुज किसके बराबर समरूप होगा, त्रिभुज ई सी और एफ के, ठीक है। ऐसी अब हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में क्या है कि आप लोग जो है बार बार बोलते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी आता है ना, एनसीईआरटी से ही आप लोग का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है एनसीईआरटी का आप देखिएगा तो अपने बुक का है। बुक में क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी की तथा माध्यिका एडी और अन्य जो है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम क्रमशः समानुपाती हैं, तो उसे कीजिए कि देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन है, एग्जाम बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। ठीक है, यही क्वेश्चन सिमिलर है, सेम ही ये क्वेश्चन है, ये पूछ लिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले दे दिया है कि ए बी और ए सी जो है, ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू, ये वाला भुजा बटे में वाला, मतलब ए बी बटे में पी क्यू बराबर में दिया है बी सी बटे में क्यू आर, और दिया है बराबर ए डी बटे में पीएम। तो देखिए ये अपने को दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ए बी, अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया, जब ए बी और बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, तो इसका मतलब अगर इसका आधा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका आधा करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? आधा मिल जाएगा बी डी यहाँ पे, और इसका आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। अब एक बात बताइए, ए वाला तीनों का अनुपात बराबर है, तो जब माध्यिकाएं समविभाजित कर रही हैं तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएगा? दोनों समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो इसका मतलब कि ए बी और बटे में पी क्यू, ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी डी बटे क्यू एम, और बराबर में क्या हो जाएगा? ए डी बटे में पी एम। तो जब समरूप हो जाएगा तो, और हम लोग जानते हैं कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब समरूप हो जाएगा तो कोण क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, तीनों कोण जो संगत कोण होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर? कोण क्यू के। अब जो है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में देखेंगे तो ए बी बटे बी क्यू किसके हो जाएगा? बी सी बटे क्यू आर के, पहले से दिया था। और कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, तो कौन सी समरूपता हो जाएगी? यस यस। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल 9:64 के अनुपात में है, और डी ई दिया है। देखिए हमेशा बोलते हैं कि डी ई दिया है, मतलब इस वाले का पहले दिया है, तो ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, इसका एरिया जो होगा, और बटे में एरिया जो होगा ट्रायंगल ई बी सी का। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो दोनों के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, मतलब ई एफ और बटे में ई एफ और बटे में क्या हो जाएगा? बी सी। तो उसकी क्या हो जाएगा? स्क्वायर के बराबर होगा, और स्क्वायर के बराबर होने का मतलब है कि अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि 9, इसका कितना एरिया है डी ई एफ का? 64, और बटे में यहाँ कितना है? 9 है, बराबर में ई एफ का मान दिया है कि नहीं दिया? अच्छा डी ई दिया है, तो डी ई दिया तो पहला वाला लेंगे, डी ई बटे में भी, तो हो जाएगा बराबर डी ई और बटे में क्या? ए बी के स्क्वायर के बराबर, मतलब यही किसके बराबर हो जाएगा? डी ई और बटे में ए बी, इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब डी ई का मान दिया है 5.1, और बटे में इसको एक्स मानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, तो अगर इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो बन जाएगा 8/3 बराबर 5.1, और बटे में क्या है? एक्स। फिर गुणा करेंगे तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, और 3 बचे 15, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15.3 और बटे में 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी का मान आ जाएगा, या ए बी बराबर आ जाएगा 153 और बटे में 80। इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है, जो भी मान आएगा यही क्या हो जाएगा? ए बी का मान। और इसके बाद दिया है कि ई एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए। अब देखिए एक्स प्लस 1 से भाग देना है किसको? एक्स क्यूब प्लस 1 को। देखिए हमेशा पहले पद से पहले पद में भाग दीजिए, तो अगर एक्स क्यूब कितना बार गुणा करेंगे? एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। दोबारा अगर माइनस एक्स बार गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स, फिर से गुणा करेंगे तो प्लस कैंसिल आउट, ये एक्स प्लस 1। अब की बार अगर एक्स प्लस 1 से ही भाग दे रहे हैं तो प्लस 1 से अगर गुणा कर दें तो मिल जाएगा अपने को एक्स प्लस 1, दोबारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब भाग करने के बाद कितना आएगा? भागफल। ठीक है, 13 नंबर के बाद दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 और 1188 का
देखिए 504 और 11 88। इसका सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि पहला एचसीएफ अपने को निकालना है। तो पहला ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से बोल रहा है, तो पहले रफ में हम लोग निकालते हैं कि अगर 504 से हम लोग भाग करते हैं 1188 में तो कितना बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 10 8, तो 0 8 1, ठीक है। तो दोबारा से, और हम लोग जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, तो 180 से फिर क्या किया जाता है, 504 में भाग किया जाता है, तो 504 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार, तो 0 2 8 16 और 2 1 कम 2 और 1 3, तो 160 कितना हो गया 60 40 100 144 बार। फिर 144 से जब भाग करेंगे 180 में तो कितना बार जाएगा, एक बार 44, तो कितना आ गया 44 और 50 36, फिर 144 में जब फिर से भाग करेंगे तो अपने पास बन जाएगा कितना 3 चौक 12 4 बार 144, पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 36 ही इसका क्या है, एचसीएफ है। अब देखिए इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में रखेगा, ए 1188 बराबर बी 504 इंटू में 2 और प्लस में कितना बच गया 180। दूसरा स्टेप, अब की बार किस में भाग दे रहे हैं 504 में, तो 504 बराबर 180 और उसके बाद गुणे में कितना बार गया 2 और प्लस में 144, फिर किस में भाग दिए 180 में, तो 180 बराबर 144 और गुणे में 1 और प्लस में कितना 36, आपकी बार कितने में भाग दिए हैं 144, तो बराबर 36 और गुणे में कितना है 4 और प्लस में 0। तो जब 0 आ जाता है तो जो भागफल होता है यही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। यही हो गया यूक्लिड विधि। अगर यूक्लिड विधि से पूछेगा तो इसको लिखना कंपलसरी है, नहीं तो एक ही नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है कि द्विघात समीकरण का विवेचक, ये तो सिंपल है, विवेचक डी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और बी ये वाला होता है, ये होता है, ये वाला सी होता है। तो बी का मान 5 25 25 माइनस में 4 इंटू ए का मान 2 इंटू में 3, तो 4 दूना 8 24, तो कितना आ जाएगा एक का मतलब ग्रेटर देन 0, और मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो डी जब ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, असमान और वास्तविक, ठीक है। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये तो सबसे सिंपल है। सबसे, अगर कोई भी एग्जांपल बताया जाता है क्लास में तो ये वाला क्वेश्चन जरूर होता है। देखिए इसमें दिया है ट्रिपलेट बनाएगा, ऐसा कुछ शंकु दिया है, ठीक है। बोला है कि इसका आधार का त्रिज्या 7 है, ये 24 है, तो स्लैंट हाइट निकालेंगे, त्रिज्या को चाहिए कितना हो जाएगा 25, निकाल लीजिएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू एल का मान 25, कैंसिल आउट, तो 25 और 22 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होगा तो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया था सेंटीमीटर से, तो सेमी स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सत्रह नंबर दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेमी है, ठीक है, कितना है 7 सेंटीमीटर। इसके 40 मिनट में इसके द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। देखिए मिनट की सुई की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर और 40 मिनट में, एक बात बताइए, अगर कोई मिनट वाली सुई होगी तो मिनट वाली सुई आप लोग देखिएगा यहाँ पे है, मान लीजिए मिनट वाली सुई थी, यहाँ पे 12 3 6 और 9, तो अगर मिनट वाली सुई यहाँ पे है, ठीक है, तो 40 मिनट में कहाँ जाएगी 8 25 40, यहाँ पे 8 होगा बीच में, तो 8 में, और मिनट वाली सुई टोटल कितना मिनट जाती है, टोटल 60 मिनट, और 60 मिनट चक्कर लगाने में कितना डिग्री जाती है 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब 40 मिनट में कितना जाएगी 360 बटे में 60 और गुणे में 40, तो 6 6 36 और 4 6 24 240 डिग्री। तो इसका मतलब
कि अगर पूछ रहा है इसका एरिया, तो एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और इंटू में थीटा बटे में 360। तो ये कितना डिग्री का कोण कवर कर रही है, 240 का। तो 22/7 इंटू 7 इंटू ये 7 का स्क्वायर इंटू 240 और बटे में 360। 6 से काटेंगे 636, 6 का 24, तो 7 से एक साथ कैंसिल आउट, तो 22 और गुणे में 2 से काटेंगे 3, 2, तो 2 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा 44/3 एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि tan 7 डिग्री और tan 60 डिग्री इंटू में 10, ये तो सिंपल है कि देखिए यहाँ पे 7 डिग्री है, यहाँ पे 83 डिग्री है और 7 और 83 मिला के 90 बन रहा है। तो हम लोग को लगाना है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और हम लोग जानते हैं कि tan 7 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83। ठीक है, तो बन जाएगा cot 83 और cot 83 इंटू tan 83 कितना बनाएगा 1, और tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 इंटू 1 कितना √3। ठीक है, अब इसमें दिया द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2x² माइनस 2√2x और प्लस में 1 बराबर 0। देखिए द्विघात सूत्र या श्रेधराचार्य अगर पूछेगा तो इसका मतलब होता है कि x बराबर अपने को लगाना है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे a का मान होता है, ये वाला b होता है और ये वाला c। इसका मतलब a का मान कितना है 2, b का मान माइनस का 2√2 और c का मान कितना है 1। तो रखिए तो आ जाएगा माइनस 2√2 प्लस माइनस √b² का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4 इंटू ए 4 दूना 8 और इंटू सी कितना हो जाएगा माइनस का 8 और बटे में 2 इंटू ए का मान 2। तो ए वाला तो 0 बन रहा है। वैसे भी अगर देखिएगा डी, ये वाला तो डी ही है और डी 0 होता है तो मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब करेंगे तो बन जाएगा 2√2 और बटे में 4, तो जब कैंसिल करेंगे तो 2 बार हो जाएगा √2 और बाई में 2, तो यही दोनों क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यह है कि कोई एपी है, ठीक है, इसके पदों का योग, ये तो सिंपल सा है कि एपी के पदों का योग फार्मूला लिखाए हैं 3, 11, 19 और 67। 3 + 11 + 19 और प्लस डैश डैश लास्ट में 6, 7। तो अगर अंतिम पद दिया होता है, पहला पद दिया होता है यहाँ पे, तो डी निकालेंगे, डी आएगा 11 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस ये ले अंतिम पद। और हम लोग जानते नहीं यहाँ पे n का मान तो अपने को नहीं दिया है, ठीक है, और n का मान नहीं दिया तो हमको पता है कि ये ले अंतिम पद दिया है ना, तो इसको an मानते हैं, an बराबर 67। तो an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी कितना है 67। तो a का मान 3 + n-1 और इंटू में d का मान 8 बराबर 67। तो n-1 इंटू 8 बराबर 67 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, 8 से काटेंगे 8, तो n-1 8 है, तो n का मान कितना आ गया 9। अब तो अपने लोग निकाल सकते हैं, तो 9/2 इंटू a का मान 3 और प्लस में 67, तो कितना आ जाएगा 9/2 इंटू में 70 35, तो 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, 27 और 4 31 315। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 9वां पद क्रमशः दिया है, तो समांतर श्रेणी याद करना। देखिए 5वां पद का मतलब a + 4d, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है और क्लास में बहुत कराया गया है। तो a + 4d का मान कितना दिया है 43 और दूसरा दिया है a + 8d बराबर कितना दिया है 7 9। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 इसको दे दें, इसको 2 दे दें, 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4d बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 43 में से अगर इसमें से घटाएंगे तो बन जाएगा माइनस और 6 यहाँ पे कितना 4 3 7 माइनस का 36। तो डी का मान माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से काटेंगे 9 बार, तो डी का मान कितना आ गया 9 और ए का मान कितना आ गया, डी का मान यहाँ पे कहीं एक डी का मान रखें तो पहले समीकरण में अगर रखते हैं तो बन जाएगा ए प्लस और 4 गुणे में 9 बराबर 43।
तो ए बराबर 43 और माइनस में 36, तो 36 और 4 40, तो ए का मान कितना आ गया 7। एक बात बताइए, अगर ई का मान 7 है, डी का मान 9 है, तो इसका मतलब पहली से अगर ए सीरीज देखा जाएगा तो ए प्लस डी ए प्लस 2 डी होता है। तो पहला ए हो गया 7, दूसरा इसमें 9 कितना जोड़ते जाएंगे, तो 9 जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 16, फिर 9 जोड़ेंगे तो 25, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 9 34, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो ए अपने को यही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। देखिए, जब कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो अपने को एक पक्ष लेकर के सॉल्व करना। मान लीजिए हम एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो बड़ा पक्ष होगा उसी को ले लीजिए। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस है तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि इसका क्या किया जाएगा, परिमीकरण या रूट अंडर में। एक बात बताइए, अगर रूट अंडर में नीचे जो रहता है उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, छोटा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे साइन थीटा दिया है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा तभी आएगा जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर या रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका मतलब अगर ऊपर नीचे रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में रूट 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो बन जाएगा रूट रूट हट जाएगा ऊपर में, क्योंकि रूट का अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। नीचे में बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये चूंकि ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात बताइए, यहाँ पे तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। लेकिन नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग त्रिकोणमितीय सर्वसम क्या याद होगा तो पहला सर्वसम क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो कैंसिल, तो क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। मतलब यही तो अपने को पूछ रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि टेन थीटा इंटू, ये तो सिंपल है, टेन थीटा टेन 9 डिग्री और टेन 27 डिग्री बराबर पूछा है कोण 63। ये तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात केवल लगाना है। टेन 9 को क्या लिखा जा सकता है, टेन 90 माइनस 81 तो बन जाएगा कॉट 81। ठीक है, इधर लिख सकते हैं टेन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63 तो बन जाएगा कॉट 63, दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि cos a बराबर 4/5, तो cot a और cosec a का मान देखिए। अगर cos a दिया है, ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल से निकाल लेंगे, पहले ऐसे बना लेंगे। ठीक है, थीटा एल हो जाएगा, ए हो जाएगा और के हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एल एल और वाई में क्या होता है के। तो दूसरा आधार बटे में कर्ण, तो आधार का मान कितना दिया है 4 और कर्ण का मान कितना दिया है 5, तो इसका निकालेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 आ जाएगा तो कॉट हम लोग जानते हैं टेन का उल्टा होता है, तो ए बाई एल हो जाएगा। ए कहाँ है, यहाँ पे ए और बाई में एल, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। और कॉसिक जो होता है क्या होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या है एल बाई के, और एल बाई के का उल्टा के बाई एल, तो के और एल, तो कितना हो जाएगा 5/3। ऐसे कुछ भी नहीं पूछेगा, हम लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात